प्रोग्राम बनाया जो एक सिंपल मैसेज प्रिंट करने के लिए था। दिस इज पाइथन वाला। अब मान लीजिए सर मुझे आज वही प्रोग्राम सिर्फ रन करना है, बन तो चुका ही है वो, अब हम उसे रन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो पहले उस पाथ पर जाइए जहाँ पर आपने अपनी पाइथन फाइल को सेव किया था। तो मैंने जी ड्राइव के अंदर, आप अपने लैपटॉप पर कहाँ रखेंगे वो आपको पता होगा, तो जी ड्राइव के अंदर मैंने बैचेस फोल्डर बनाया और बैचेस फोल्डर में 4 नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है। ये आपका प्रोग्राम था जो मैंने कल आपको शेयर किया। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना चाहते हैं, हमने कहा कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना चाहते हैं। तो कैसे रन करेंगे? एड्रेस बार में जाएंगे, उस फोल्डर के एड्रेस बार में जाएंगे जहाँ पर आपने अपनी पाइथन फाइल रखी हुई है, और एड्रेस बार से CMD को लॉन्च करेंगे, CMD एंटर कर देंगे, और उसके बाद पाइथन इंटरप्रेटर को लॉन्च करेंगे यूजिंग पाइथन कमांड। उसके बाद उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को आप पाइथन इंटरप्रेटर से भी रन करना चाहते हैं। अब ये बहुत सिंपल तरीका हो गया पाइथन के प्रोग्राम को रन करने का। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी सर इस प्रोग्राम को अगर हम ओपन करें तो राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड, ठीक है। अभी तो सर ये प्रोग्राम एक लाइन का है, इमेजिन करिए ये प्रोग्राम 1000 लाइन्स का होता। तो 1000 लाइन्स के प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी बार मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ हर बार मशीन कोड जनरेट हो रहा होगा, वो मशीन कोड पे रन हो रहा होगा। हमने कहा यही हो रहा होगा। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि मशीन कोड जो बन रहा है उसको हम सेव कर लें, सो डैट अगली बार जो मशीन कोड बनने में टाइम लग रहा होगा वो बचा लिया जाए। भाई पहली बार लगाना है, लगा लो। तो पाइथन ने कहा कि हम मशीन कोड को जनरेट करके सेव नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह है कि जब मशीन कोड सेव होगा तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फाइल में सेव होगा। तो जैसे अभी आप विंडोज कंप्यूटर चला रहे हैं, तो विंडोज कंप्यूटर पे अगर मशीन कोड को सेव करेंगे तो वो .exe फाइल में सेव होगा, और .exe फाइल में जब मशीन कोड सेव होगा तो वो सिर्फ विंडोज पे चलने के लिए तैयार होगा, वो लिनक्स पर, मैकबुक पर आपका नहीं चल पाएगा। तो उसका सोल्यूशन निकाला गया कि हम मशीन कोड की जगह पर एक बाइट कोड बनाकर आपको देते हैं। बाइट कोड क्या है? हमारा जो भी कोड हम लिखते हैं पहले उसका बाइट कोड बनता है, नहीं इंटरमीडिएट कोड, एक बीच का कोड बनता है, और फिर उसका बनता था मशीन कोड, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम का बाइट कोड जनरेट कराएंगे। ठीक है, कैसे कराएंगे वो देखेंगे। एक और क्वेश्चन का आंसर, क्या पाइथन को कंपाइल किया जा सकता है? हम तो सीधे रन करा रहे हैं। क्या पाइथन का प्रोग्राम कंपाइल किया जा सकता है? आंसर इज यस। कैसे? दोनों चीजें एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथन स्पेस डबल डैश स्पेस एंड, फिर उसके बाद लिखेंगे py_कंपाइल नेम ऑफ योर पाइथन फाइल। अगर आप पाइथन इंटरप्रेटर को दो ऑप्शंस के साथ यूज करते हैं, -m और py_कंपाइल, तो इसका मतलब है कि आप इस पाइथन फाइल को रन नहीं करना चाहते, आप इसका आउटपुट देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप इस पाइथन फाइल का जो बाइट कोड बनेगा सिर्फ उसको बनाने में इंटरेस्टेड हैं, और जो बाइट कोड बनेगा वो आपका एक फाइल में सेव कर दिया जाएगा। क्या मैं कह रहा हूँ इसको दोबारा से देखना चाहिए। देखिए बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये आपका इंटरप्रेटर है, ठीक है, जो कि दिख नहीं रहा है, सिर्फ आपको समझना है कि हाँ एक इंटरप्रेटर होता है, और ये मेरा पाइथन फाइल है जो मैंने अभी बनाया है। अब जब मैं पाइथन कमांड लिखकर और इस p1.py फाइल को लिखकर एंटर करता हूँ, मान लीजिए बीच में कुछ नहीं है अभी, ठीक है, तो क्या होता था, इंटरनली हमारा इंटरप्रेटर इसको रन नहीं करता था, पहले पहले इसको कंपाइल कराता था। और ऐसा करने के लिए एक कंपाइलर कंपोनेंट होता है इंटरप्रेटर के अंदर, उसका यूज करता है। हमारी पाइथन फाइल जाती है कंपाइलर के पास,
अगर कंपाइलर ने हमारे प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स गलत देखा तो सिंटैक्स एरर कंपाइलर बता देता है और इंटरप्रेटर बंद हो जाता है, आगे कोई काम नहीं होता। अगर मेरे लिखे कोड में कोई भी गलती नहीं है, अगर मेरे लिखे कोड में कोई भी गलती नहीं है, तो मेरा लिखा कोड जो मैंने इंग्लिश में लिखा था ABCD यूज करते हुए TRINT करके लिखा था, इस कोड को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और उस इनक्रिप्टेड कोड को हम एक फैंसी नाम बाइट कोड दे देते हैं। ये क्या है, मेरा बाइट कोड बन गया। ठीक है। अब ये जो बाइट कोड है, इस बाइट कोड को फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक कंपोनेंट और यूज होता है इंटरप्रेटर के अंदर, जिसका नाम होता है PVM, दैट इज पाइथन वर्चुअल मशीन। और ये PVM कंपोनेंट क्या करता है, बाइट कोड को रीड करता है, मशीन कोड बनाता है और मशीन कोड बनाकर किसको दे देता है, हमारे CPU को दे देता है। ये जो मशीन कोड बनेगा, ये मशीन कोड कहीं किसी फाइल में सेव नहीं होता, जबकि जो बाइट कोड बनता है, ये बाइट कोड डॉट PYC नाम की एक फाइल बनती है, उसमें सेव हो जाता है। ये जो वर्किंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्किंग मैं आपको सी पाइथन इंटरप्रेटर की बता रहा हूँ। जाइथन इंटरप्रेटर में चेंज क्या होगा, चेंज होगा कि जो बाइट कोड वाली फाइल बनेगी इंटरमीडिएट कोड वाली, वो डॉट PYC ना होकर डॉट क्लास बनेगी। ठीक है। तो अलग अलग इंटरप्रेटर पे जो बाइट कोड वाली फाइल होती है वो अलग अलग एक्सटेंशन पे सेव होती है। अब ये जो हमारा PVM है, ये इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो पाइथन वर्चुअल मशीन। तो अगर आप जावा बैकग्राउंड से आते हैं तो JVM का नाम सुन रखा होगा आपने ना, उसी के जैसा है हमारा ये PVM। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो मशीन कोड बना, मशीन कोड बनते ही डिलीट हो गया, हमारे पास नहीं आया। और जब पूरी की पूरी फाइल मशीन कोड में कन्वर्ट होकर रन करा ली गई, तो बाइट कोड वाली फाइल जो डॉट PYC आप बता रहे हैं, ये भी डिलीट कर दी गई। यानी कि ना ये बचता मेरे पास, ना ये बचेगा मेरे पास। मेरे पास क्या बचेगा, CPU से जो आउटपुट निकला वो जो मुझे आउटपुट में दिखेगा, और मेरी पाइथन फाइल जो मैंने यहाँ पर बना रखी है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ऐसे लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो एंटर करते ही इंटरप्रेटर रैम मेमोरी के अंदर लॉन्च होता है और रैम मेमोरी के अंदर ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है जो सामने हमें दिखाया जा रहा है। एंटर करने पर ये बिहाइंड द सीन इतना हुआ होगा, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब हुआ। मेरे एंटर करने पर कंपाइलर एक्टिवेट हुआ, कंपाइलर ने सिंटैक्स एरर चेक करी, कोई सिंटैक्स एरर नहीं आई। मेरे लिखे प्रोग्राम का बाइट कोड बना, उस बाइट कोड को PVM को दिया गया, PVM ने मशीन कोड बनाया, मशीन कोड CPU को दिया गया, फिर मेरा आउटपुट आ गया, मशीन कोड डिलीट कर दिया गया, बाइट कोड वाली फाइल डिलीट कर दी गई, इंटरप्रेटर बंद हो गया। उसके बाद ये कमांड लाइन आपकी वापस आ गई। इतना सब कुछ हुआ है इस एक एंटर करने पर। ठीक है। अब सर हमारा क्वेश्चन और बेटर हो गया, अगर ये प्रोग्राम जो आपने लिखा है, ये प्रोग्राम एक लाइन का ना होकर हजारों लाइन का होता, तो हजारों लाइन कंपाइल होंगी, बाइट कोड में कन्वर्ट होंगे, फिर उन हजारों लाइनों का जो बाइट कोड है मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, तब आउटपुट आएगा। कुछ ना कुछ टाइम लगता ही होगा कंपाइलर को बाइट कोड बनाने में, या बाइट कोड को मशीन कोड को PVM को बनाने में, हमने कहा लगता तो हो गई। अब आप अगर दोबारा रन करेंगे उन हजारों लाइन के प्रोग्राम को, तो क्या ये फिर से, हमने कहा हाँ ये फिर से होगा, फिर से कंपाइलर गलती चेक करेगा। तो सर अभी जो टाइम लगाया था, फिर क्या फायदा लगाने का, दोबारा गलती चेक करवा रहे हो।
या तो हमने अपने प्रोग्राम में कोई चेंज किया हो तो समझ में आता है कि गलत हमने चेंज करा होगा। सेम प्रोग्राम एज इट इज है, बिना चेंज करे जब दोबारा रन कराएंगे तो हम दोबारा कंपाइल नहीं कराना चाहते हैं, उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें यहाँ पर, तो उसके लिए हमें कहा गया कि आप इंटरप्रेटर को इस तरह से यूज करें, पाइथन स्पेस देकर डैश एम स्पेस पी वाई अंडरस्कोर कंपाइल p1 डॉट पी वाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डैश एम का कि जो बीच में हमारी फाइल बनेगी वो फाइल बाइट कोड वाली फाइल, इसको आपको क्या करना है, सेव करना है। तो डैश एम हमारा इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि जो आपकी बाइट कोड वाली फाइल है इसको सेव कर लेना। तो जब बाइट कोड वाली फाइल सेव होती है तो उसको टेक्निकल टर्म में मॉड्यूल कहा जाता है। तो मॉड्यूल के लिए यहाँ पर हम क्या ऑप्शन यूज करते हैं, एम। तो डैश एम का मतलब है जो हमारे प्रोग्राम की मॉड्यूल फाइल बनेगी, यानी कि बाइट कोड वाली फाइल बनेगी, उसको स्टोर कर लेना है। उसके बाद पी वाई अंडरस्कोर कंपाइल, ये हमने जो लिखा है इसका मतलब है कि हम इंटरप्रेटर से ये कह रहे हैं कि इंटरप्रेटर सिर्फ बाइट कोड तक चलाना, आगे जो पीवीएम वाला कंपोनेंट है उसको एक्टिवेट मत करना। यानी कि अभी हम अपने प्रोग्राम को p1 डॉट पी वाई को रन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम चाहते हैं सिर्फ बाइट कोड जनरेट होकर हमारे हाथ में आ जाए, सो डैट अगली बार हम उस बाइट कोड को रन करवाएंगे। तो अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा वैसे ही ये काम मेरे लिए कर दिया जाएगा। आउटपुट नहीं आया क्योंकि पीबीएम चला ही नहीं होगा, बाइट कोड वाली फाइल इस बार बनी होगी और सेव कर दी गई होगी, वो डिलीट नहीं हुई होगी। हमने कहा देखते हैं, अब देखो यहाँ पर एक ऑटो जनरेटेड फोल्डर बना, डबल अंडरस्कोर पाई कैशे डबल अंडरस्कोर। इस फोल्डर के अंदर पाइथन की जो कंपाइल्ड फाइल है या जो बाइट कोड फाइल है वो स्टोर कर दी गई। यहाँ p1 डॉट सी पाइथन डैश 311। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसका एक्सटेंशन चेक कराऊं तो ये डॉट टी वाई सी इसका एक्सटेंशन हमारा, जूम करके देखो आ रहा हूँ, डॉट पी वाई सी कंपाइल्ड पाइथन फाइल, यानी कि पाइथन कंपाइल होती है। ठीक है, हम खुद से कर सकते हैं, जब हम ये खुद से नहीं कर रहे थे तो इंटरनली फिर भी कंपाइल हो रही है। ठीक है, अब क्या करा, अब मैं इस बाइट, इसी को बोलते हैं बाइट कोड वाली फाइल। सर दिखाना एक बार खोल के जरा, मैं कहा चलो देखते हैं। तो क्या बाइट कोड मशीन कोड होता, हमने कहा नहीं। तो बाइट कोड क्या हम पढ़ सकते, हमने कहा नहीं। तो फिर हमने कहा इसलिए बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड, बीच का कोड, ना इंसानों के काम का है ना मशीनों के काम का है। तो फिर बनाया क्यों, एरर फ्री होगा। अगर ये बाइट कोड बनाए दैट मीन्स आपके लिखे कोड में कोई गलती नहीं है। ठीक है, सिंटैक्स एरर फ्री है, और जो आपने लिखा है ये भी चलेगा नहीं, लेकिन इसमें गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो बाइट कोड एरर फ्री होता है। ठीक है, अब इसको सर एक बार ओपन करके देखना चाहेंगे, नोट पैड में हमने ओपन करके, सर समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो पहले ही बोला गया था कि बाइट कोड ना तो ह्यूमन रीडेबल होता है और ना ही सीपीयू रीडेबल होता है, क्योंकि ना तो ये मशीन कोड है और ना ही ये पूरी तरह से हाई लेवल कोड है। तो ये जो बॉक्सेस बनकर आ रहे हैं इनका कोई मीनिंग भी होगा, और इनके जो मीनिंग है इसको कौन जानता होगा, इंटरप्रेटर जानता होगा कि किस बॉक्स का मतलब क्या होगा हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, इस बाइट कोड वाली फाइल को मैं कॉपी करके अपने साथ लेके चलता हूँ, किसी को ईमेल कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो, पेन ड्राइव में दे दो। ये बाइट कोड वाली फाइल जिस कंप्यूटर पे आप रन कराना चाहते हैं उस कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। तो हमारे कंप्यूटर पे है इंस्टॉल। अब क्या करें, अब जहां पर ये बाइट कोड वाली फाइल रखी है वहां से कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च करेंगे। तो ऊपर एड्रेस बार में गए और कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च कर। अब हम पाइथन इंटरप्रेटर को इस बार रन करने के लिए डॉट पी वाई फाइल नहीं देंगे, हम उसे क्या देंगे, बाइट कोड वाली फाइल देंगे। क्या नाम है उसका, जो भी जनरेट हुआ है आप इसको रीनेम कर सकते हैं। एक्सटेंशन है डॉट पी वाई सी पाइथन कंपाइल्ड फाइल, एंटर करेंगे चलेगा, हमने कहा
जब आप इंटरप्रेटर को बाइटकोड वाली फाइल से रन करवाते हैं तो इंटरप्रेटर अपने अंदर, अब देखो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इस बार आपकी जो पीवाईसी फाइल है वो एंटर हो रही है इंटरप्रेटर में। अब पीवाईसी फाइल तो ऑलरेडी कंपाइल्ड है, तो कंपाइलर को इसका मतलब ही नहीं है, सीधा ये फाइल किसको मिलती है, हमारा पीवीएम कंपोनेंट। अब पीवीएम इसका क्या बनाएगा, मशीन कोड बनाएगा और मुझे आउटपुट लाकर दे देगा। तो सर थोड़ा तो फास्ट हो गया, एक ट्रांसलेशन तो कम हुआ कम से कम, ठीक है। हमने कहा ऐसा है, एंटर करेंगे आउटपुट आ गया, फिर एंटर करेंगे आउटपुट आ गया। अब ये लाखों लाइन का प्रोग्राम है, तो हर बार ये बाइट कोड में ट्रांसलेट नहीं होगा, हर बार इसमें सिंटैक्स एरर चेक करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हर बार बाइट कोड का मशीन कोड बनाने का टाइम तो फिर भी अभी भी लग रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इंटरप्रेटर को ये ना देकर सीधा पाइथन फाइल दे दूं तो इंटरप्रेटर मना थोड़ी कर रहा है, वो कह रहा है मैं इसको भी चला दूंगा, लेकिन इंटरप्रेटर ये कह रहा है कि मेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा बर्डन हो जाएगा। अगर आप मुझसे सीधे डॉट पीवाई फाइल को रन करवाएंगे तो पहले मैं इसको कंपाइल भी करवाऊंगा कंपाइलर से, फिर बाइट कोड बनेगा, फिर उस बाइट कोड को मैं रन करवाऊंगा पीवीएम से, तो काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप लॉजिकली सोच लीजिए कि इसमें मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है। इस वाले केस में इंटरप्रेटर को टाइम कम लग रहा है, क्योंकि आधा काम तो आपने खुद ही करके रख लिया पहले से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप पाइथन का कोई भी प्रोजेक्ट बनाकर अपने क्लाइंट को देते हैं, किसी को जब देते हैं, तो आप उसे डॉट पीवाई फाइल नहीं देते हैं, आप उसे क्या देते हैं, बाइट कोड वाली फाइल देते हैं, ताकि वो फास्ट मैनर में एग्जीक्यूट हमारी हो रही है। दूसरा फायदा, अगर मैं डॉट पीवाई फाइल क्लाइंट को दूंगा तो मेरा सारा कोड वो देख नहीं लेगा मैंने क्या लिखा है, मेरा पूरा सोर्स कोड देख लेगा। बाइट कोड अगर मैं दूंगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अगर आप मुझसे ये बोलेंगे सर अगर आप मशीन कोड भी सेव करवा लेंगे तो और फास्ट नहीं हो जाएगा, फिर तो मुझे मशीन कोड को किसी को देने में कोई दिक्कत नहीं है, मशीन कोड हम दे देते हैं, वो भी समझ में किसी को नहीं आएगा और कोई ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, सीधा मशीन कोड है, सीधा सीपीयू को दे दो रन करा देगा, तो हर बार जो बाइट कोड का मशीन कोड बन रहा है वो बच जाएगा और फास्ट हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये सी ने करा हुआ है, सी इसलिए सबसे ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि सी में एक बार लिखे प्रोग्राम का मशीन कोड बनता है और आपको दे दिया जाता है। अब अगली बार मशीन कोड रन होने में फास्ट होगा क्योंकि कोई फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन नुकसान क्या था इस बात का, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। मशीन कोड अगर आप पाइथन में बनवाएंगे तो डॉट ई फाइल में सेव होगा। अब डॉट ई फाइल फास्ट चलेगी विंडोज कंप्यूटर पे, अगर वो लाइनेक्स हो गया तो चलेगी नहीं, फास्ट और स्लो नहीं चलेगी नहीं हमारे, मैकबुक हो गया तो चलेगी नहीं हमारे। तो पाइथन ने कहा कि देखो मशीन कोड बनाना अलाउड है हमारे यहाँ पर, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आप अपना कोड जिस कंप्यूटर पर चलाने जा रहे हैं वो डॉट ई पर ही चलेगा, दैट मीन्स वो विंडोज कंप्यूटर ही है, तो आप मशीन कोड बना लीजिए, डॉट ई फाइल में सेव कर लो, अब उसको जहां चलाना है चला लो, लेकिन वो विंडोज पर चलने को तैयार हो। आप जानते हैं कि नहीं मेरा क्लाइंट तो लिनक्स चलाता है, तो आप मशीन कोड बनाकर डॉट टीएमजी फाइल में सेव कर लो, डॉट आरपीएम फाइल में सेव कर लो। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट के एनवायरनमेंट को अगर जानते हैं तो आप मशीन कोड भी बनाकर क्लाइंट को दे सकते हैं, सो डैट हमें उसके लैपटॉप पर कुछ भी इंस्टॉल भी ना करना पड़े, क्योंकि अगर मैं सीधा मशीन कोड दूंगा तो उसके कंप्यूटर पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मैं उसको बाइट कोड दूंगा तो मुझे उसके लैपटॉप पे जाकर पहले पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जानता नहीं होगा इस बात के लिए, मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरी टीम जाएगी क्लाइंट के पास और उसके लैपटॉप पर पूरा सेटअप करके आएगी हमारा, तब चल पाएगा। बताइए। मान लीजिए आप एक विंडोज यूजर है, तो आप अगर आपको मशीन कोड सेव करके देना चाहता हूँ, मेरे लिनक्स यूजर हो, तो आप अगर लिनक्स यूजर के अकॉर्डिंग सेव करके देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो अगर हम स्पेसिफिक हो जाते हैं कि मेरा यूजर लिनक्स पर है या मैकबुक पर है तो हम उसके अकॉर्डिंग मशीन कोड बनाकर आपको दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि मुझे 3 बार मशीन कोड बनाने पड़ेगा, एक बार विंडोज के लिए, एक बार लिनक्स के लिए, एक बार मैक के लिए। अब ये कहना आसान है, लेकिन कई बार जब ऐसा करते हैं तो हम अपने कोड में चेंज करने पड़ जाते हैं। हम अपना जब प्रोग्राम बनाते हैं तो कई बार हम अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे फीचर यूज कर लेते हैं जो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होंगे, दूसरे में जब वो कोड चलेगा तो एरर दे देगा।
तो अगर मुझे ये पता है कि मुझे इस कोड को दूसरे ओएस पे भी रन कराना है, तो मुझे पहले अपने कोड में चेंज करना पड़ेगा, तब मैं उसका मशीन कोड बनाकर दूसरे पर दे सकता हूँ। इससे क्या होता है, प्रोग्रामर की हेडेक थोड़ी ज्यादा हो जाती है। सी में यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। सी के प्रोग्रामर परेशान क्यों रहते हैं? सी के प्रोग्रामर इसी बात पे परेशान रहते हैं कि सी में सीधा कोड चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अब उसमें बहुत सा कोड ऐसा, स्पेशली नेटवर्किंग का, सॉकेट प्रोग्रामिंग का, डेटाबेस कनेक्टिविटी का, जीयूआई का, तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो हमेशा, थ्रेडिंग का, जो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आएंगे। आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही लेने पड़ेंगे, और जैसे ही आपने ऐसा कुछ लिखा, अब वो किसी और पर चलने के लिए तैयार ही नहीं हो। चलाना है तो पहले कोड में चेंज करो। ठीक है, बस ये चैलेंज आता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जावा, पाइथन, डॉट नेट, ये सब कैसी हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि बाइट कोड का कॉन्सेप्ट है, बाइट कोड के हिसाब से चीजें आपकी होती हैं। चलिए, अब ये वाली चीज हमारी समझ में आ गई। सीखते समय हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि पहले कंपाइल करेंगे, बाइट कोड बनाएंगे, फिर रन कराएंगे। समझ में आ गया? ये तो उस दिन की बात है जब हम अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाकर क्लाइंट को देने की बात करते हैं। सीखते समय आप सीधा, जो अभी ऊपर वाली अप्रोच थी, ये सही थी आपकी। इसमें चीजें आसान रहती हैं, एग्जीक्यूशन स्लो फास्ट बहुत ज्यादा मैटर अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कोड नहीं है कि देखने में लगे कि 2 मिनट लग गए या 2 घंटे लग गए रन होने में। सेकंड वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीखते समय आप सीधा इंटरप्रेटर से अपना सोर्स कोड रन कराइए और सीखते रहिए। जिस दिन आप कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट बनाकर क्लाइंट को देंगे, तो उस दिन आपको बाइट कोड या मशीन कोड बनाकर ही देना चाहिए। ठीक है, अब सर थोड़ा और आसान हम करना चाहते हैं। थोड़ा और आसान कैसे करेंगे सर? हम टाइप करने से बचना चाहते हैं। हमें वो जो टाइप करना पड़ा था ना, पाइथन, उसके बाद फिर स्पेस देकर p1.py, तो वो भी टाइप करना हमें थोड़ा सही नहीं लग रहा है। और आसान कुछ अगर कर दें तो। हमने कहा फिर एक काम करिए, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रन ना कराकर जो हमारे पाइथन के स्पेसिफिक एडिटर्स आते हैं, उन पर प्रोग्राम को रन करा लीजिए। लाइक VS कोड हो गया, जुपिटर हो गया, पाईचार्म हो गया, आइडल हो गया। तो आप अगर पाइथन के प्रोग्राम को इन स्पेसिफिक एडिटर पे रन कराएंगे, तो आपको कुछ करना नहीं है। वहां पर सीधे सीधे ऑप्शन आते हैं, क्लिक करो रन हो गया, शॉर्टकट लगाओ रन हो गया। ठीक है सर, कोई एक बताइए। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब जैसे यही पाइथन फाइल है, इस पाइथन फाइल को अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे रन ना करके, एक और एडिटर जो हमने पाइथन सेटअप इंस्टॉल किया था उसके साथ ही आ गया, आइडल, IDL। तो आइडल एडिटर पर मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? इस पर राइट क्लिक करेंगे, फाइल पर राइट क्लिक, ऑप्शन आएगा एडिट विद आइडल। अब जो विंडो 11 चला रहे हैं उनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। विंडो 11 में इतने ऑप्शन ही नहीं आएंगे जितने मेरे आ रहे हैं ना, 12 15 20 आ रहे हैं, ये इतने आएंगे नहीं, आपके 4 5 6 ही आएंगे। और सबसे नीचे क्या आएगा हमारा, शो मोर ऑप्शन। शो मोर पे जाएंगे, वहां पर आपको फिर आइडल का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे जाएंगे, और हमारे 10 पर ऐसे ही आ रहा है, 11 में आप एक बार देख लेना कैसे आएगा। क्लिक करेंगे। अब सर एडिट विद आइडल 3.11, तो अगर मेरे कंप्यूटर में पाइथन 3.10 भी होता तो इसके नीचे एक लिस्ट और आती, एडिट विद आइडल 3.10। तो इस तरह से मेरे में एक ही है, तो एक ही की लिस्ट आ रही है। क्लिक कर देंगे, तो ये आइडल एडिटर में क्या हो गया, ओपन हो गया। थोड़ा कलरफुल भी हो गया, जबकि नोट पैड में कलरफुल नहीं होता था हमारा। अब यहाँ पर आपको कोई कमांड नहीं लिखनी है, आपको सीधे सीधे एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है, रन। ठीक है, आप इस रन ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, और रन मॉड्यूल करके आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, रन मॉड्यूल क्लिक करेंगे। यहाँ क्या हो सर, ये आउटपुट कहाँ आया? कमांड प्रॉम्प्ट तो नहीं लग रहा है ये। हमने कहा आइडल एडिटर का अपना कमांड प्रॉम्प्ट के जैसा होता है, इसे बोलते हैं आइडल शेल। तो ये आइडल शेल है। आइडल शेल क्या है? लाइक कमांड प्रॉम्प्ट, जहां पर हम आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो आइडल एडिटर के पास अपना शेल होता है जहां पर वो आउटपुट को दिखाता है। सर अगर दोबारा मुझे रन करना हो तो एडिटर में जाइए, रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने में भी आपको टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि माउस पकड़ना होगा, है ना? तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, F5 प्रेस कर दीजिए, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस आउटपुट पर हम देख सकते हैं। सर स्क्रीन को क्लियर करना हो तो शेल विंडो को क्लोज कर देंगे। क्लियर स्क्रीन का फीचर नहीं होता, शेल विंडो क्लोज कर देंगे।
अब जब रन कराएंगे तो फ्रेश शेल विंडो पर आउटपुट आएगा। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को अभी हमने आइडल पर ओपन करा है। अगर मेरे पास VS कोड इंस्टॉल है तो राइट क्लिक करके मैं VS कोड पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके मैं पाईचाम्प ओपन कर सकता हूँ। तो अदर एडिटर से मैं इसको ओपन करके फिर वहां पर रन कर सकता हूँ। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे आइडल एडिटर से। ठीक है, अब सर मान लीजिए हम बिल्कुल फ्रेश और हम आइडल से ही प्रोग्राम लिखना चाहते हैं और आइडल पे ही प्रोग्राम रन करना चाहते हैं। अभी आपका पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम है जो कि आपने नोटपैड पे लिखा था। आइडल का यूज आपने सिर्फ रन करने के लिए करा है। क्या आइडल एडिटर का यूज प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं कर सकते हैं? हाँ सर, यूज कर सकते हैं। तो कैसे लॉन्च करेंगे? तो सर्च बार में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे आइडल, IDL, एंटर करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसने आइडल में क्या ओपन कर दिया? आइडल का शेल। ये आ रहा आइडल का शेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडल एडिटर है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एडिटर विंडो और दूसरा होता है हमारा शेल विंडो। एडिटर विंडो का यूज हम करते हैं टू राइट प्रोग्राम, और शेल विंडो का यूज हम करते हैं यूजर इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग के लिए। इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग के लिए। इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग मतलब है हमारे प्रोग्राम को जब रन कराएंगे आप एडिटर विंडो पे तो जो आउटपुट आएगा वो शेल विंडो पे आएगा। मान लीजिए मेरा प्रोग्राम दो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहता है, वो दो नंबर यूजर से इनपुट आएगा। तो यूजर जब कीबोर्ड से टाइप करेगा तो प्रोग्राम में टाइप नहीं होगा, वो शेल विंडो पे टाइप होगा और फिर शेल विंडो से प्रोग्राम को मिल जाएगा। तो जो भी यूजर इनपुट देना चाहता है प्रोग्राम को शेल विंडो पे रखेगा और शेल विंडो से प्रोग्राम पे चला जाएगा। प्रोग्राम यूजर को जो भी आउटपुट दिखाना चाहता है वो शेल विंडो को दिखाएगा, यूजर शेल विंडो को देखेगा आउटपुट को समझने के लिए। तो इस तरह से तो शेल विंडो का पर्पस क्या होता है? इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग करना। एक दूसरा पर्पस भी है, आप शेल विंडो पर इंटरेक्टिव कोडिंग भी कर सकते हैं। इंटरेक्टिव कोडिंग भी कर सकते हैं। इंटरेक्टिव कोडिंग का मतलब क्या होता है? पाइथन का वो कोड जो लिखते ही रन हो जाता है, कहीं सेव करने की हमें नीड नहीं होती। अब जैसे मैंने अभी आइडल फाइल ओपन करा है, मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ प्रिंट हाई, एंटर करके लिख सकता हूँ। यानी कि जो शेल है इस पर इंटरेक्टिव कोडिंग भी करी जा सकती है। और दूसरा, आपके पास जो पाइथन प्रोग्राम था उसको जब रन कराएंगे तो उसके आउटपुट को देखने के लिए भी आप यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आइडल शेल के हमारे दो पर्पज होते हैं। अब सर मुझे क्या करना है? आइडल एडिटर ओपन करना है। कैसे करेंगे? फाइल में जाएंगे, फाइल का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। न्यू फाइल पे जाएंगे, आपका ये आइडल एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा। हम आइडल की सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट विंडो एडिटर वाली आनी चाहिए रादर देन शेल विंडो आनी चाहिए। तो आइडल को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, कलर कॉम्बिनेशन हम बदल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बदल सकते हैं। जैसे आपके वाले आइडल एडिटर में लाइन नंबर नहीं आएगा, मैंने अपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रखा है, मेरा लाइन नंबर भी आता है ना। अभी मैं अपने वाले में से अगर हटा दूँ, सेटिंग चेंज कर दूँ, कैसे? हमने कहा देखो ऑप्शन में जाएंगे, हाइड लाइन नंबर, आपके बाय डिफॉल्ट ऐसा है। ठीक है, तो अगर आप लाइन नंबर देखना चाहते हैं तो एडिटर विंडो में ऑप्शन के अंदर शो लाइन नंबर आता है। इससे थोड़ा आसान हो जाता है प्रोग्राम को समझाना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे सर भाई? प्रिंट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने पाइथन का लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंट कॉल किया। जब मैं थोड़ा ज़्यादा प्रोग्रामिंग कर लूँगा तो मेरी आंखों को एक चीज़ ऑब्जर्व हो जाती है
कि पाइथन की लाइब्रेरी में कोई भी फंक्शन जब मैं टाइप करता हूँ तो अच्छा अभी ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आंखों को कुछ अजीब लग रहा है? लग रहा है। अगर वो सही टाइप हो गया, स्पेलिंग मैंने गलत नहीं लिखी है, कलर उसका कैसा हो जा रहा है, बदल जा रहा है, पर्पल जैसा हो जा रहा है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्पल ही होगा, वो मैं कलर कॉम्बिनेशन बदल सकता हूँ। थिंग इज कलर चेंज हो जाता है। अगर कलर सेम ब्लैक लिखा रह जाए तो एक कुछ लगेगा ब्रेन को, यार कुछ अजीब सा लग रहा है देखने में, पता नहीं सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। नोट पैड में कैसे पता करोगे, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इससे क्या है, इससे हम लिखते समय ही हम समझ जाएंगे कि हम गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए मैं 100 लाइन टाइप कर गया, अब मैंने रन कराया, पता चला लाइन नंबर 2 पे एरर आ गई, अननेसेसरी मैं टाइप ही कर रहा था बैठकर। ठीक है, तो इससे हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाता है। ठीक है, चलो कुछ एडिटर तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं आप पी लिखो, हम आगे का अपने आप लिख देंगे। कुछ एडिटर ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि जैसे ही आप लिखोगे ना प्रिंट, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने रख देंगे कि ये क्या करता है। तो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप किसके साथ जाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इतने से आगे बढ़ते हैं, और जो मैसेज कल हम दे रहे थे वो मैसेज हम यहाँ भी दे सकते हैं। दिस इज पाइथन लैंग्वेज, मान लीजिए इस बार मैंने लैंग्वेज डाल दी। अब चेंज कहाँ पर आएगा हमने कहा देखते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैंने यहाँ पर इस स्ट्रिंग में कुछ गलती करी होती तो ये जो इसका पैरेंथेसिस का पेयर है ब्लैक कलर से स्टार्ट हुआ है, और अगर ये स्ट्रिंग क्लोज हो गई होती सही से तो ब्लैक कलर का ये हो जाता। अभी ग्रीन में है, मतलब अभी स्ट्रिंग कंटिन्यूशन में है, अभी स्ट्रिंग ही चल रही है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एंड कर दूंगा, स्ट्रिंग एंड हो गई। ठीक है, तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी आपके ब्रेन में अपने आप करोगे नहीं इनके लिए, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना आपको। ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन देख देख कर इसको समझ जाता है कि आप जो लिख रहे होगे बाद में वो सही लिख रहा जा रहा है या गलत लिखा जा रहा है। एफर्टलेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब सर इसको रन कराना है तो सेव करना पड़ेगा फाइल में। ठीक है, कहाँ करें? तो बाय डिफॉल्ट ये आपको सजेस्ट करता है वो डायरेक्टरी जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल हुई थी, लेकिन हम अपने किसी फोल्डर में स्टोर करना चाहते हैं पाइथन का प्रोग्राम, तो आप वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ से आप गए, आपने अपना जी ड्राइव के अंदर बैचेस फोल्डर के अंदर 4 नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं सेव कर, फाइल का नाम बताइए क्या देना चाहते हैं। अच्छा दूसरा प्रोग्राम मेरा मान लीजिए P2 नाम दीजिए। अब आइडल एडिटर ये कह रहा है कि मुझे पता है कि आप पाइथन का ही प्रोग्राम लिख रहे हो, क्योंकि मेरा यूजर पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए करेगा, जावा का डॉट नेट का प्रोग्राम थोड़ी लिखेगा। तो आपको यहाँ पर एक्सटेंशन डॉट पी वाई बताने की नीड नहीं है। ऑटोमेटिकली आइडल एडिटर क्या करेगा, आगे डॉट पी वाई लगा देगा। और यहाँ पर देखो आ भी रहा है सेव एज टाइप पाइथन फाइल। अगर मैं यहाँ पे सेव एज टाइप में टेक्स्ट फाइल कर दूंगा तो अब डॉट टी एक्स टी लग जाएगा, अब आगे डॉट पी वाई नहीं लगेगा, फिर आपको डॉट पी वाई लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं पाइथन फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फायदा ये होगा कि मुझे एक्सटेंशन लगाने में टाइम नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली डॉट पी वाई लगा दिया जाएगा। बन गया, हमने कहा बन गया, उस फोल्डर में जाके आपका ये वाली फाइल आ गई। ठीक है, अब रन करते हैं, रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल। ठीक है, फिर रन करना है, रन कर लीजिए। ठीक है, तो अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइडल एडिटर पे प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, आइडल एडिटर से ही प्रोग्राम को रन करेंगे। इसी प्रैक्टिस को हम आगे कुछ क्लासेस में अपना कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना अगला प्रोग्राम बनाते हैं। आपने बताया था कि पाइथन में स्ट्रिंग को लिखने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका है डबल कोट में आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। अब मैं कोई भी चेंज करूंगा तो एक नई फाइल में आपको स्टोर कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी प्रोग्राम में चेंज करता रहूँ तो एंड ऑफ द क्लास एक ही प्रोग्राम बचेगा आपके पास। तो मैं जो भी चेंज करना चाह रहा हूँ मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ।
सेव एज कर लेता हूँ P3 नाम से, उसकी कॉपी बन जाएगी। अब इसमें जो मुझे चेंज करके दिखाना है मैं दिखा सकता हूँ। दूसरा तरीका है स्ट्रिंग को दिखाने का, सिंगल कोट्स का पेयर। आप सिंगल कोट्स के पेयर में भी इस काम को कर सकते हैं। अब इसको रन कराएंगे तो भी सही, ठीक है। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जब आप सिंगल कोट्स का यूज करते हैं तो सिंगल कोट्स के अंदर सिर्फ एक ही करेक्टर अलाउड है। दैट मीन्स आप एक ही करेक्टर लिख सकते हैं। एक से ज्यादा करेक्टर अगर आप लिखेंगे तो आपकी एरर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पाइथन के अंदर चाहे सिंगल कोट हो चाहे डबल कोट हो, आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं मल्टीपल करेक्टर के साथ, ठीक है। तो इवन पाइथन में करेक्टर सिर्फ बोलने के लिए, करेक्टर नाम से कोई डेटा टाइप होता नहीं है ना। तो दो तरीके हो गए स्ट्रिंग को लिखने के। तीसरा तरीका देखेंगे स्ट्रिंग को लिखने का। तीसरा तरीका है 3 टाइम्स डबल कोट से स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे और मैचिंग कोट से एंड करेंगे। 3 तरीके हो गए स्ट्रिंग को लिखने के। अब चौथा और आखिरी तरीका, डिफरेंस अभी समझाएंगे कि फिर कब कौन सा यूज करना चाहिए, चार चार क्यों बना दिए, पढ़ने पड़ रहा है हमारे लिए, टाइम खराब हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी एक वजह होगी। पहले एक बार सिंटैक्स से फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। चलो सर समझ में आ गया कि पाइथन में स्ट्रिंग को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब डिफरेंस क्या होगा उसको समझने के लिए कुछ और प्रोग्राम बनाते हैं। हम मान लीजिए उसी स्ट्रिंग पर आ जाते हैं जो सबसे पहले आपने मैं सिखाई थी, क्योंकि ये वो तरीका है स्ट्रिंग लिखने का जो ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सपोर्ट होता है। आप सी पढ़ें, सी प्लस प्लस पढ़ें, जावा पढ़ें, डॉट नेट पढ़ें, PHP पढ़ें, HTML पढ़ें, SQL पढ़ें, कोई भी पढ़ेंगे, लगभग सब में स्ट्रिंग लिखने के लिए डबल कोट का पेयर यूज किया ही जाता है। तो हम ज़्यादा बार इसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। मुझे स्ट्रिंग में क्या लिखा जा सकता है ये समझना है। आपने लिखा पाइथन इज ए लैंग्वेज, पाइथन में P आ गया, Y आ गया, सर ये सब अल्फाबेट्स हैं। तो स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स के अलावा और क्या आ सकता है? हमने कहा ध्यान से सोचो, रिकॉल करो जो मैंने लिखा था, उसमें अल्फाबेट्स के अलावा कुछ और भी था। नहीं, जो मैंने लिखा था उसमें रिकॉल करो तो देख लो, बताओ इसमें क्या और है अल्फाबेट्स के अलावा? स्पेस, यानी कि स्ट्रिंग में स्पेस भी आता है। हमने ध्यान नहीं दिया लेकिन था तो, ठीक है। चलो अब यही पूछना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स आ गए, लोअर केस, अपर केस, स्पेस भी आ गया, और क्या आ सकता जो आपने बताया कि आप उसमें डिजिट भी यूज कर सकते हैं, सिंबल भी यूज कर सकते हैं। डिजिट का मतलब 1 2 3 4 हमने कहा। सिंबल मतलब कोई भी सिंबल लगा दो, ऐड का सिंबल लगा दो, हैश का सिंबल लगा दो, डॉलर लगा दो, ठीक है, स्लैश लगा दो, कुछ भी लगा, हमने कुछ भी लगा, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्यों आप ऐसा करना चाहते हो, क्यों लगा रहे हो सिंबल, क्यों डिजिट लिख रहे हो, हमने कहा ठीक है, हम एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं। बताओ क्या एड्रेस है? हमने कहा एड्रेस है A ब्लॉक, बिल्डिंग नंबर 52। अब नेचुरली मैं डैश लगाऊंगा, फिर एड्रेस लिखूंगा, सिंबल तो आएगा। बिल्डिंग नंबर बताऊंगा तो 52 यानी नंबर तो आएगा आएगा। तो अगर मैं किसी का एड्रेस लिखूंगा तो सर उसमें सिंबल भी आएंगे, अल्फाबेट भी आएंगे, डिजिट भी आएंगे, सब आएगा, इसलिए जरूरत पड़ रही है। तो अगर आप स्ट्रिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन है वो है एड्रेस को समझना। अगर आप एक एड्रेस लिख रहे हैं स्ट्रिंग में तो आप स्ट्रिंग को ज़्यादा पढ़ रहे हैं रादर देन आप किसी का नाम प्रिंट करा रहे हैं। उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। अब
आगे क्या लिखना है, हमने कहा बिल्डिंग नंबर 52 हो गई, ब्लॉक ए हो गया। उसके पहले बिल्डिंग का नाम डाल देते हैं, ड्यूकेट बिल्डिंग है। उसके बाद हमने कहा सेक्टर लिख देते हैं, कॉमा लगा लगा के लिख देते हैं अभी, बाकी आपको फील आ ही रहा होगा। सेक्टर 16 कहाँ पर, हमने यूपी के अंदर है, यूपी का हमने कहा इंडिया के अंदर है, बाकी ठीक है। अब मैं रन कराता हूँ। तो हमने ये बात देख ली कि स्ट्रिंग में क्या क्या आ सकता है। स्ट्रिंग में करेक्टर्स आते हैं, करेक्टर्स अल्फाबेट्स भी होते हैं, करेक्टर्स डिजिट्स भी होते हैं, करेक्टर्स सिंबल्स भी होते हैं। ये सब क्या है, करेक्टर। आसान भाषा में कोई भी चीज जो टाइप हो सकती है उसे करेक्टर कहते हैं। कोई भी चीज जो कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हैं वो करेक्टर है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर। ठीक है, दो डेफिनेशन करेक्टर की हुई है। ठीक, अब ज्यादा बार एड्रेस मल्टी लाइन पे हम लोग प्रेफर करते हैं। कोई फॉर्म भरेंगे तो वहां भी मल्टी लाइन लिखी होती है, एड्रेस लाइन नंबर 1, एड्रेस लाइन नंबर 2। कहीं हम देखते हैं, नेचुरल है, अगर हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं और एड्रेस लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखते हैं 2 लाइनों में, एक लाइन में शायद पूरा नहीं लिखते। तो एक देखने में अच्छा लगता है, रीडेबिलिटी बेटर हो जाती है। देखने में अच्छा है ना, रीडेबिलिटी बेटर हो जाती है। आप भी ऐसा कर दो, आप भी इस मैसेज को, इस एड्रेस को मल्टीपल लाइन पे लिख दो। ड्यू कैट के बाद कॉमा ना लगाकर न्यू लाइन लगा दो। न्यू लाइन पे लिख कर आ जाए A-52 फैक्टर 16, फिर न्यू लाइन लगा दो, यूपी इंडिया न्यू लाइन पर आ जाए। कैसे करेंगे इस काम के लिए, हमने कहा इस काम को करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, जिस जगह पर स्ट्रिंग में न्यू लाइन आउटपुट में क्रिएट करनी है, हमने कहा कॉमा नहीं चाहिए, ड्यूकैट में टी के बाद न्यू लाइन चाहिए, तो एक स्पेशल करेक्टर आता है जो स्ट्रिंग के अंदर लिखा जाता है, बैकस्लैश n। बैकस्लैश n स्पेशल करेक्टर है, यानी कि स्ट्रिंग में एक तो करेक्टर्स लिख सकते हैं जो आपने बताया, एक और अभी आप बता रहे हैं स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर्स वो होते हैं जो बैकस्लैश के साथ कंबाइन करके लिखे जाते हैं, बैकस्लैश n। इसमें आपकी मर्जी नहीं चल सकती, पहले से लैंग्वेज ने डिसाइड कर लिए हैं कौन कौन से स्पेशल करेक्टर होंगे। जैसे एक है बैकस्लैश n, एक है बैकस्लैश t, एक होता है बैकस्लैश u। तो इस तरह से ना कई सारे होते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, 5-6 ही है बस, है ना। और हर किसी स्पेशल करेक्टर का आउटपुट में एक मीनिंग होता है। आप जो लिखेंगे आउटपुट में वो दिखाई नहीं देगा, उसका जो मीनिंग होगा वो दिखाई देगा। जैसे बैकस्लैश n एक स्पेशल करेक्टर है, इसको आउटपुट में न्यू लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जब भी आउटपुट में आप इसे देखेंगे आपको मिलेगा ही नहीं, आपको क्या दिखाई देगा, न्यू लाइन दिखाई देगी। यानी कि ड्यूकैट के बाद आएगी न्यू लाइन, और आगे का जो रिमेनिंग करेक्टर्स हैं वो आउटपुट में न्यू लाइन पर दिखाई देंगे। ठीक है, अब सर हम चाहते हैं फैक्टर 16 के बाद हमारा कॉमा हटाकर न्यू लाइन लगा दें। तो आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पर क्या लिख दें, बैकस्लैश। अब देखो इसको पढ़ो और इसको पढ़ो, और फिर उसके बाद अपना टाइम कैलकुलेट करो। आप पाओगे इसको आपने जल्दी पढ़ लिया, इसको पढ़ने में आपकी आंखों को टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। वो टाइम बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 1 सेकंड का भी शायद 10वां हिस्सा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा फील है कि हाँ इसको पढ़ने में टाइम थोड़ा कम लग रहा है, इसको पढ़ने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो अब हमने अभी यहाँ पर ये नहीं सीखा है कि स्ट्रिंग 4 तरह से लिखी जाती है, उनमें क्या डिफरेंस है। अभी हम ये सीख रहे हैं कि स्ट्रिंग में क्या क्या लिखा जा सकता है। तो स्ट्रिंग में करेक्टर्स लिखे जा सकते हैं और स्पेशल करेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि अगर आप अपनी स्ट्रिंग को प्रोग्राम में ही न्यू लाइन पर लिख देते ऐसे करके, तो प्रोग्राम में ही अगर मैं ऐसे लिख दूं न्यू लाइन पर, तो ये गलत हो जाएगी। हमने कहा ये गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप डबल कोट्स के पेयर में स्ट्रिंग जब लिखते हैं तो उसका एक रूल ये होता है कि वो सेम लाइन पर एंड हो जानी चाहिए, मल्टीपल लाइन पर वो हमारी नहीं लिखी जा सकती। अभी लिख दी तो क्या हमने एरर आएगी।
तो डबल कोट से जब आप कोई भी स्ट्रिंग लिखना शुरू करते हैं तो सेम लाइन पर ही वो एंड होनी चाहिए। आप प्रोग्राम में न्यू लाइन पर स्ट्रिंग नहीं लेके जा सकते। अब दूसरा तरीका, इसने का मेरा भी यही रूल है, सेम लाइन पर ही मुझे एंड होना है। तीसरा तरीका, इसने इस बार हाँ कह दी कि मैं चल जाता हूँ। तो ये जो तीसरा तरीका था, ट्रिपल कोट्स वाला, ट्रिपल कोट्स का पेयर, ये हमारा हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं है, एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, पाइथन में ही है ये बस, बाकी लैंग्वेज में तो आज भी नहीं है। ना सी में है, ना सी प्लस प्लस में है। जावा में, जावा 12 में ऐड करा है, पढ़ता कोई नहीं जावा फिर भी, है ना। डॉट नेट में आज भी नहीं है। तो उन लैंग्वेज के प्रोग्रामर को मल्टी लाइन पर अगर स्ट्रिंग लिखनी है आउटपुट में, तो एकमात्र ऑप्शन स्लैश एन ही है उनके पास। ये तो पाइथन के क्रिएटर ने हमें फैसिलिटी दे दी कि चलो स्लैश एन भी लगा लेना, और उसके बिना भी आप चाहो तो ट्रिपल कोट वाली स्ट्रिंग का यूज करके मल्टी लाइन पर आप प्रोग्राम में लिख दोगे तो आउटपुट में भी मल्टी लाइन पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है। तो अब सर चौथी वाली स्ट्रिंग, हमने कहा चौथी वाली स्ट्रिंग, इसने भी कहा कि मेरा पर्पस सेम। तो अब हम अगर ध्यान से देखें तो हम पाइथन की स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक मल्टी लाइन। ठीक है। सिंगल लाइन पर अगर आप स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो आपके पास चार तरीके हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों ये मना कर देगा? हमने कहा नहीं, मना क्यों करेगा। आप अपने आप से पूछो कि इतना कॉम्प्लेक्स क्यों लिख रहे हो, जब जरूरत नहीं है इसको लिखने की। तो आप ज्यादा की क्यों प्रेस करना चाहते हो, डबल कोट लगाओगे 3 बार शुरू में, 3 बार लास्ट में। थोड़ा कम लिख कर भी आप इस काम को कर सकते थे अगर आपको मल्टी लाइन पे लिखना ही नहीं था तो। लेकिन आप करना चाहते हो तो मना नहीं होगी आपको कि क्यों कर रहे हो। तो सिंगल लाइन पर अगर स्ट्रिंग लिखनी है तो चार तरीके हो गए मेरे पास। अब आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो सिर्फ दो ही तरीके हैं मेरे पास। प्रोग्राम में लिखने के दो तरीके हैं, स्लैश एन वाला तरीका नहीं। आप ऐसे करके लिख सकते हैं या आप ऐसे करके लिख सकते हैं। दो ही तरीके। तो एक, दो, तीन, चार तरीके हो गए। हम लास्ट के दो तरीके शायद यूज नहीं करना चाहेंगे, अननेसेसरी हमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एक तरीका ये हो गया और एक तरीका हमारा। ठीक है। तो इस तरह से पाइथन की स्ट्रिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं बोलूंगा कोई डिफरेंस नहीं है, मैटर ऑफ चॉइस। जो पसंद आ जाए वो यूज कर लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है टेक्निकली। आपको सिर्फ फीचर दिए जा रहे हैं कि आप ऐसे भी लिख लो, वैसे भी लिख लो, है ना। अगर आप कम लिखना, देखो, अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसके बीच में जो लिखना है लिखते रहना, कितना आपको टाइम लगा और कितनी की आपने टाइप करी। हमने कहा देखो, सबसे पहली बात तो ये डबल कोट वाली की ना सीधे आती नहीं है, आपको थंब से शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी, तब आ गई है आपको। तो दो आपको की प्रेस करनी पड़ रही है, एक तो शिफ्ट की और एक कोट वाली की, ऐसे करके, है ना। अगर आप ऐसे लिखोगे तो डायरेक्ट आ जाएगी, शिफ्ट की प्रेस करने की जरूरत ही नहीं। मेरे कीबोर्ड में सिंगल कोट की होती है, डबल कोट वाली की होती नहीं है। वो सिंगल कोट पे जब शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तब बनकर आती है। तो सोचो, अगर मैं इसको लिखूं और इसको लिखूं तो शायद मेरे एफर्ट इसमें थोड़े कम लगेंगे, इसमें थोड़े से ज्यादा लगेंगे। आप बोलोगे सर थोड़ा से तो है। हमने कहा अगर इस प्रोग्राम में इस स्ट्रिंग को कई हजार बार लिखा हो मैंने तो फिर थोड़ा थोड़ा ही काफी हो जाएगा बाद में।
ठीक है, तो उसके अलावा मैटर ऑफ चॉइस, कोई डिफरेंस नहीं है टेक्निकल। हाँ, हम कैसे इसको टेक्निकल डिफरेंस में यूज कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। अब देखिए, जब मैं कोई मैसेज प्रिंट करता हूँ, मान लीजिए मैंने मैसेज प्रिंट करा गिफ्ट डबल कोट में, आउटपुट को ध्यान से देखिएगा, आउटपुट में कोट्स नहीं आते, आउटपुट में वो करेक्टर्स आते हैं जो डबल कोट के बाद से लिखने हैं और यहाँ तक के, आउटपुट में डबल कोट नहीं है, यानी कि ये पार्ट ऑफ सिंटैक्स है, लिखने का तरीका है। आउटपुट में कोट नहीं आते, ना 3 टाइम्स वाले आते हैं, ना डबल वाले आते हैं, कोई सा नहीं। अब इंटरव्यू में हम पहुंचे और इंटरव्यू कह रहा है नहीं मुझे तो आउटपुट में चाहिए ऐसे, आउटपुट में ऐसे लिख के दिखाओ कोट्स के अंदर ठीक है। मैंने कहा चलो कोशिश करके देखेंगे जरूर। तो हमने जितना सीखा है उसको सीखने के बाद जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं यही करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा यही होगा। अब सही गलत हम नहीं जानते, हम तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब पाइथन का रूल क्या है वो समझते हैं। पाइथन का एक रूल ये कहता है कि अगर आपने स्ट्रिंग का कोड स्टार्ट किया, ठीक है, और जैसे ही कोई नेक्स्ट मैचिंग कोड आया वैसे ही स्ट्रिंग को एंड मान लिया जाए। तो कोई भी स्ट्रिंग एंड कब मानी जाती है, जैसे ही उसका मैचिंग कोड आ जाता है वो एंड मान ली जाती है। आप सोच रहे हो कि ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ एंड हो जाएगी, इंटरप्रेटर ये सोच रहा है स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ एंड हो गई। अब आगे जो लिखा है वो तो स्ट्रिंग है ही नहीं, तो फिर क्या है ये, हमने कहा एरर। अब क्या करें, हमने कहा ट्रिक। आपने कहा कि कोई भी स्ट्रिंग एंड तब मानी जाएगी जब मैचिंग कोड मिलेगा। एक काम करते हैं ना, सिंगल कोड से लिखते हैं। अब ये बताओ अगर मैं सिंगल कोड से लिखना स्ट्रिंग स्टार्ट करूं तो जब मैचिंग वाला कोड सिंगल वाला आएगा तभी तो एंड माना जाएगा, हमने कहा। तो अब ये क्या है फिर, हमने कहा अब ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये करेक्टर की तरह कंसीडर होगा। जैसे टी करेक्टर है, स्पेस एक करेक्टर, ऐसे ही ये कोड भी क्या है, एक करेक्टर की तरह कंसीडर होगा। अब ये सिंटैक्स वाला पार्ट कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमने कहा ये भी वही हो गया। अब एंड करना है, एंड यहाँ से। तो अब ये स्ट्रिंग स्टार्ट हुई यहाँ से और ये एंड हो गई। अब ये हमारे क्या है, ये कोड एक ऑर्डिनरी करेक्टर की तरह बिहेव करेगा, ना कि कोई एक सिंटैक्स का पार्ट बनेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप डबल कोट सिंगल कोट को अपने कोड में कैसे यूज कर सकते हैं वो एक तरीका था। ठीक, आगे चलते हैं। सर कोई और स्पेशल करेक्टर, हमने कहा एक और, मान लीजिए मैंने ABC/N/DEF/T/GHI/N आउटपुट में न्यू लाइन करेक्टर होता है, /T आउटपुट में टैब स्पेस होता है। न्यू लाइन इन आउटपुट, और ये क्या होता है, टैब स्पेस इन आउटपुट। टैब स्पेस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पेसेस, बहुत सारे स्पेसेस के ग्रुप को टैब स्पेस कहते हैं। कितने, तो ये जो आंसर है ये स्टैंडर्ड नहीं है, कितने, आप 4 भी देख सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 2 भी देख सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग इसके आंसर हैं। इसका एक एग्जैक्ट आंसर दे पाना बहुत मुश्किल है, डिपेंड करेगा टैब स्पेस के पहले कितने करेक्टर आ रहे हैं, टैब स्पेस के बाद कितने करेक्टर आ रहे हैं, आप विंडोज पे चला रहे हैं, लाइनेक्स पे चला रहे हैं, आप नोटपैड पे चला रहे हैं, आईडी पे चला रहे हैं, तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अभी हम बस ये कहते हैं टैब स्पेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पेसेस, या हमारे कीबोर्ड में जो टैब की होती है उसमें जितने स्पेस होते हैं उतने, ठीक है। चलिए अब रन करा के देखते हैं। ABC, उसके बाद न्यू लाइन,
न्यू लाइन के बाद DEF स्लैश T में टैब स्पेस आ गया ये, और उसके बाद GHI। अब इंटरव्यू में आपसे कहा गया मुझे आउटपुट में स्लैश एन ही प्रिंट करना है, मुझे आउटपुट में स्लैश टी को ही प्रिंट करना है, मुझे स्लैश एन का मीनिंग आउटपुट में न्यू लाइन नहीं चाहिए, स्लैश टी आउटपुट में न्यू टैब स्पेस नहीं चाहिए, एज इट इज प्रिंट होता है। कैसे करें भाई इस काम के लिए? इस काम को करने के दो तरीके। पहला तरीका, आप किसी भी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स, प्रीफिक्स दो शब्द होते हैं, एक है प्रीफिक्स और एक है सफिक्स। मान लीजिए मेरे पास XYZ लिखा है, मुझसे कहा गया इसके प्रीफिक्स में, दैट मीन्स यहाँ पर। मुझसे कहा गया इसके सफिक्स में, दैट मीन्स यहाँ पर। सफिक्स मतलब आखिरी कैरेक्टर के जस्ट आफ्टर, प्रीफिक्स मतलब फर्स्ट कैरेक्टर के जस्ट बिफोर, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। तो किसी भी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में अगर मैं R लेटर लगा देता हूँ, R, तो इसको बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग, RAW, रॉ स्ट्रिंग। ठीक है। रॉ स्ट्रिंग इंटरप्रेटर जब एग्जीक्यूट करता है तो उसमें जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करे गए थे उनके मीनिंग को इग्नोर कर देता है। फिर सुनेंगे, अगर हम किसी स्ट्रिंग में प्रीफिक्स R यूज करते हैं तो ऐसी स्ट्रिंग को पाइथन में कॉन्सेप्चुअली रॉ स्ट्रिंग कहा जाता है। और ऐसी स्ट्रिंग जब इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा तो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आपने यूज करे हैं, अगर करे हैं तो उनका मीनिंग इग्नोर हो जाएगा और वो एज इट इज ही आउटपुट में दिखाई देंगे। इंटरव्यूअर आपको कैसे फंसाएगा? वो आपसे बोलेगा कि मुझे स्लैश एन का मीनिंग इग्नोर करना है, स्लैश टी का नहीं। मुझे स्लैश एन आउटपुट में एज इट इज दिखाना है स्लैश एन, लेकिन स्लैश टी नहीं दिखाना। इसका मतलब आउटपुट टैब स्पेस ही आना चाहिए। क्या करोगे? क्योंकि अगर आप प्रीफिक्स में आर लगाते हो तो ये पूरी स्ट्रिंग में जितने स्पेशल कैरेक्टर हैं सबके लिए हो जाता है, लेकिन अगर मुझे कुछ के लिए करना है और कुछ के लिए नहीं करना है तो फिर ये टेक्निक तो फेल हो गई आपकी। तो फिर दूसरी टेक्निक, इसलिए इस काम को करने के दो तरीके थे। ये शॉर्टकट है, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि एक स्ट्रिंग में जितने स्पेशल कैरेक्टर हैं सबका मीनिंग इग्नोर हो जाता है। दूसरी टेक्निक में एफर्ट थोड़े ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उसका फायदा यह है कंट्रोलिंग हमारे हाथ में रहेगी। जिस स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग इग्नोर कराना है वही हो। कैसे करेंगे? तो आपने कहा स्लैश एन का मीनिंग इग्नोर करना, तो इसके पहले एक बैक स्लैश और लगा देते हैं। तो जब किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग स्ट्रिंग के अंदर इग्नोर करते हैं तो उसके पहले एक बैक स्लैश और लगाते हैं। इस बैक स्लैश को एक टेक्निकल नाम दिया गया एस्केप कैरेक्टर। इसको एस्केप कैरेक्टर, जो हमारा एस्केप की होती है ना कीवर्ड में, एस्केप कर देना है ना, इग्नोर कर देना चीजों के लिए, तो वही यहाँ पर इसका मीनिंग होता है एस्केप कैरेक्टर। तो सिंबल तो बैक स्लैश ही है, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं एस्केप कैरेक्टर। ये हमारा क्या है? एस्केप कैरेक्टर। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जस्ट आफ्टर जो स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है सिर्फ उसका मीनिंग इग्नोर करा देगा, आगे वालों का नहीं। जस्ट आफ्टर जो आएगा बस उसका मीनिंग इग्नोर करा देगा। यानी कि स्लैश एन एज इट इज आउटपुट में आएगा क्योंकि इसका मीनिंग इग्नोर हो गया होगा, बट स्लैश टी का मीनिंग अभी भी टैब स्पेस आउटपुट में आएगा। टैब स्पेस अभी भी टैब स्पेस बनकर आया है और स्लैश एन का मीनिंग एस्केप करेक्टर ने खत्म कर दिया। अब वो न्यूलन करेक्टर नहीं रह गया, अब वो एक ऑर्डिनरी करेक्टर है और आउटपुट में एज इट इज दिखाई दे रहा है। C++, .NET, जावा में यही तरीका यूज होता है, वहां पर आर प्रीफिक्स वाला तरीका यूज नहीं होता। चीजों को मैं कंपेयर इसलिए करता चल रहा हूँ क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता वही है जो सब में है, नया कुछ नहीं होगा। नया क्या होगा कि हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिखें कि भाई आउटपुट आ जाए जो जावा में आता है। हम क्या ऐसा लिखें कि भाई आउटपुट आ जाए जो .NET से आता है। आउटपुट थोड़ी बदल जाएगा हमारा, सिर्फ हम जो लिख रहे हैं हम कितना इजी मैनर में लिख सकते हैं, टाइम लगाकर लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदलने से ये बदल जाता है।
इसी को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स है। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वही काम होगा जो किसी दूसरे से हो सकता है। और ये जैसे स्लैश में आपके आपने सबसे दिखाया, तो ये कि नोट तो बहुत होता है। क्यों स्लैश एन इग्नोर नहीं हो गया? स्लैश एन का मीनिंग न्यू लाइन कहाँ आया? स्लैश एन एज इट इज आप हो गया, तो फिर इग्नोर का काम करो। मीनिंग इग्नोर हो गया। स्लैश एन का मीनिंग, इसका मीनिंग क्या था, न्यू लाइन, अब वो न्यू लाइन नहीं आएगा। और ठीक है, चलिए अब स्प्रिंग पे काम करना हमारे लिए आ गया। अब ये बताओ, ये जो स्प्रिंग में लिख रहा हूँ ये सही है गलत है? एरर आएगी या एरर? क्योंकि स्प्रिंग का रूल जिस, हाँ, जिस कोड से स्टार्ट करिए मैचिंग कोड से एंड होने पे, है ना। ये मत कहना कि वो भी स्प्रिंग है ये भी स्प्रिंग है, क्यों नहीं चल रही है, भाई रूल तो ध्यान रखने पड़ेंगे हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब प्रिंट हमने ये पूछा, प्रिंट स्प्रिंग ही प्रिंट कर सकते हो या कुछ और भी प्रिंट कर सकते हो? कुछ और का मतलब कोई नंबर प्रिंट करना हो तो नंबर प्रिंट हो जाएगा, स्प्रिंग ने प्रिंट ने कहा नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे किसी की एज है, किसी की सैलरी है, आधार नंबर है ना। तो कुछ भी मान लीजिए मैंने लिख दिया 2023, ईयर की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो अगर हम प्रिंट से नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको स्ट्रिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्ट्रिंग में लिख दूंगा तो गलत है, हमने गलत ये भी नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग में नंबर तो आ ही जाते हैं हमारे। नंबर का स्ट्रिंग देख लेगा। अब यानी कि इंटरनल, पहले ये भी करके देखते हैं, आउटपुट देखने वाले को कभी पता नहीं चलेगा कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है, उसको तो अपने आउटपुट से मतलब है। तो फिर किससे फर्क पड़ा होगा? हमने कहा जब कोई भी वैल्यू प्रोग्राम रन होता है तो उसको एक मेमोरी एलोकेट करी जाती है रैम के अंदर। रैम में कितनी मेमोरी एलोकेट होगी ये इससे डिसाइड होता है कि वो किस टाइप की वैल्यू थी। अगर वो स्ट्रिंग थी तो उसका अलग क्राइटेरिया होगा मेमोरी एलोकेट होने का, अगर वो नंबर है तो उसका एक अलग क्राइटेरिया होगा मेमोरी में एलोकेट होने का। इस बात का यूजर से मतलब ही नहीं है, वो इसको तो अपने आउटपुट से मतलब है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिलहाल तो कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा डिफरेंस जो अभी आपको देखेगा, मान लीजिए मैं स्ट्रिंग के अंदर ऐसे लिख दूं 20+23, तो ये बताओ क्या प्लस अर्थमेटिक प्लस वाला काम करेगा? हमने कहा नहीं, ये तो करेक्टर है, एज इट इज प्रिंट होगा। बाकी आप समझ गए होंगे। क्या आपको लग रहा है एज इट इज प्रिंट होगा ये? नहीं, इस बार क्या होगा, इन दो नंबर का एडिशन होगा और जो रिजल्ट आएगा 43 वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर लो नंबरों को कैसे लिखना है। ठीक है, तो नंबरों पर अगर कुछ आप ऑपरेशन करना चाहते हैं तो नंबर की तरह लिखेंगे, ना कि स्ट्रिंग की तरह। और कोई ऑपरेशन नहीं करना है तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे स्ट्रिंग में लिख लो चाहे नंबर में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम फिलहाल नंबर की बात कर रहे थे तो हमने लिख दिया नंबर 20, ये भी सही है। ठीक है, अब जब हम नंबर लिखते हैं तो नंबरों में दो बातें आती हैं। पहला, नंबरों का साइन होता है, स्प्रिंग का साइन तो नहीं हो सकता ना, माइनस स्प्रिंग प्लस स्प्रिंग, नंबर का तो साइन हो सकता है। तो क्या हम माइनस नंबर लिख सकते? हमने कहा -20, और सर प्लस, हमने कहा अच्छा ये बताओ कल गुजरात टाइटन ने कितने रन बनाए 20 ओवर में? हमने कहा 214। प्लस के माइनस? सर अंडरस्टूड है, प्लस ही बनाए होंगे। 10th में आपके कितने नंबर आए? सर 68। प्लस के माइनस? सर अंडरस्टूड है, प्लस ही आए होंगे। यानी कि हम दुनिया में जब भी नंबर बोलते हैं और साइन नहीं बोलें, अंडरस्टूड है कि वो क्या है, प्लस है। फिर भी अगर आप लगाना चाहो तो एरर नहीं आएगी ना। क्यों एक्स्ट्रा की प्रेस कर रहे हो? जब पता है नंबरों का साइन जब नहीं बताया जाता तो प्लस ही माना जाता। आप बता सकते हो, आउटपुट में आएगा नहीं, क्योंकि आउटपुट में +20 देखने में अजीब लगेगा यूजर को। हम नेगेटिव नंबर को माइनस साइन के साथ ही देखना चाहते हैं, तभी समझ में आएगा ना वो नेगेटिव नंबर है। लेकिन हम शायद ही पॉजिटिव नंबर को
प्लस साइन के साथ देखना पसंद करेंगे। आदत ही नहीं हमारी ऐसी। आदत क्या पड़ी हुई है, पॉजिटिव नंबर को बिना साइन के देखनी। तो इंटरप्रेटर भी इसी तरह से बिहेव करता है। आप अगर नंबरों का साइन देंगे तो आउटपुट में अगर वो माइनस नंबर था तो आएगा साइन, अगर वो प्लस दिया था तो साइन हटा दे, है ना, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है ऐसा देखने की, लेकिन देखना चाहिए, दे सकते। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये कवर हो गया कि नंबरों का साइन होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे थे आप? दूसरा पॉइंट में ये कह रहा था कि नंबरों में फ्रैक्शन भी तो हो सकता है। जैसे अगर मुझे परसेंटेज दिखानी है 10th की तो 67.8 आई, तो ऐसे दशमलव लगा सकते हैं? हमने कहा क्यों नहीं लगा सकते। तो सर ऐसे नंबर को भी प्रिंट किया जा सकता है। तो नंबर के साथ आप फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, नंबर को बिना फ्रैक्शन के भी आप यूज कर सकते हैं। साइन इसका भी हो सकता है, स्ट्रिंग का साइन नहीं हो सकता। हमने कहा देखो जो मन में आए ना करके देख लेना, है ना, ज्यादा बेटर है। होता होगा तो चल जाएगा, नहीं होता होगा तो मना कर देगा। मना कर रहा है, बैड ऑपरेंड। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग के साथ साइन हमारा नहीं चलता, नंबरों के साथ ही साइन हमारा चलता है। तो अब इस बात को मैं अगर कंक्लूड करूं कि पाइथन में नंबर होते हैं, और नंबर दो तरह के हमने देखे, अकॉर्डिंग टू साइन नहीं, अकॉर्डिंग टू टाइप। एक जो विदाउट फ्रैक्शन लिखे गए, बिना दशमलव के लिखे गए, और एक वो जो विद फ्रैक्शन लिखे गए, दशमलव के साथ लिखे गए। तो वो नंबर जो विदाउट फ्रैक्शन लिखे जाते हैं उनको एक नेम दिया गया है, इंटीजर। और वो नंबर जो फ्रैक्शन के साथ लिखे जाएंगे उनको पाइथन ने क्या बोला है, फ्लोट। तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं एक ही बात को बोलने के। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है जिसमें फ्रैक्शन आ रहा है। मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ मेरे पास एक फ्लोट है। तो मुझे दूसरा वाला बोलने में टाइम कम लगा, लेकिन सामने वाले को पता होना चाहिए फ्लोट का मतलब क्या होता है। अगर वो नहीं जानता है तो फिर आपकी बात समझ नहीं पाएगा। तो मान के चलते हैं कि सामने वाला अगर पाइथन पढ़ रहा है तो वो इस बात को जानता हो। अगर नहीं जानता होगा तो हमसे पूछ लेगा, हम उसे बता देंगे फ्लोट का मतलब होता है नंबर जिसमें फ्रैक्शन होता है। अब जब नंबरों में फ्रैक्शन वाली बात आती है तो फिर से एक क्वेश्चन तैयार होता है। वो क्वेश्चन ये कि डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? फ्रैक्शन में जो डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस मतलब क्या है, दशमलव के बाद कितने स्थानों तक आप अपने डिजिट को लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके, कितनी भी लिख दो। हमने कहा नहीं, इसकी लिमिट होती है। कितनी लिमिट होगी? हमने कहा 14 to 15 प्लेसेस, 14 से 15 प्लेसेस तक ही आएंगे ना। अभी आपने आउटपुट दिखाओ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 से 15 प्लेसेस आते हैं। 14 की गारंटी है, 15 में की गारंटी नहीं है। आपके लैपटॉप में आएगा कि नहीं आएगा। फैक्टर 32 बिट है, 64 बिट है, विंडोज है, लाइनक्स है, मैकिंटोश है, EMD प्रोसेसर है। तो ये एन नंबर ऑफ फैक्टर है, बट 14 प्लेसेस तक का आउटपुट हर किसी के लैपटॉप में ये आएगा, सबकी गारंटी। उसके बाद 15th प्लेस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो क्या आएगा, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो कोई आपसे बोले कि फ्लोटिंग नंबर का एक्यूरेसी कितना होता है तो आप बोलेंगे अप टू 14 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर हमें तो और ज़्यादा चाहिए। तो एक सोचने वाली बात है, अगर एक नंबर है 4.13567, एक और नंबर है 4.13564, अब मैं आपसे कहूँ इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में? फर्स्ट वाला बड़ा है। ये बात आपको कब पता चली? डेसिमल पॉइंट के 1 2 3 4 फिफ्थ प्लेस पे जाकर पता चली। यानी कि फ्लोटिंग नंबर हम कब यूज करते हैं? जब एक्यूरेसी हमारा प्राइमरी कंसर्न है, जहां पर हम एक्यूरेसी को बहुत लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, सब घूम रहे हैं आकाश में।
तो वहां पर जो रोटेशन की स्पीड वगैरह है या जो भी कैलकुलेशन है वो मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तब जाके हम बता पाएंगे कब बारिश होगी, कब कौन सा हमारा सोलर इक्लिप्स पड़ेगा या कौन सा पड़ेगा। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका एग्जैक्ट आपके पास डेसिमल पॉइंट में। सोचो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में मैंने बोला ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9 लगा लो, अरे 9 नहीं लगा लो, फिर बिगड़ जाएगा, 9.8 ही लगानी पड़ेगी, पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाएंगी फिजिक्स की। आप बोल रहे हो सर्कल का एरिया निकालना है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3 लगा लो, लगाने वाली बात नहीं है सर, इसमें पूरा एरिया बिगड़ जाएगा सर्कल का आपका। तो जहां पर एक्यूरेसी की डिमांड होती है वहां पर हम फ्लोटिंग नंबर को याद कर लेते हैं। ठीक है, बैंक का इंटरेस्ट रेट फ्लोट में आएगा। ठीक है, हमारी परसेंटेज टीम का नेट रन रेट क्रिकेट में। ठीक है, तो ये सब संख्या कैसी होती है, हमारा फ्रैक्शन में होती है। इंटीजर में क्या क्या मिलेगा दुनिया में, हमने कहा इस क्लास में कितने लोग बैठे हैं, हमने कहा 35, एक और आ गया 36, एक चला गया 34। कभी ऐसा कह सकते हो इस क्लास में 35.6 कैंडिडेट बैठे हैं, फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं। काउंटिंग ऑफ एनीथिंग, इस रूम में फैन लगे हैं, 4 फैन लगे हैं, इस रूम में 2 एसी लगे हैं, 2.5 लगे हैं, 2.25, मतलब ही नहीं है। ठीक है, एक इनिंग में किसी बैट्समैन ने कुछ रन बनाए, तो जो रन बनाए हैं वो हमेशा इंटीजर में होंगे, फ्लोट में कभी नहीं होगा। स्ट्राइक रेट फ्लोट में हो सकता है, आपका अकाउंट नंबर बैंक का इंटीजर में होगा, आधार नंबर इंटीजर में है। ठीक है, तो दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंटीजर में हैं, और दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारा फ्लोटिंग में है। लेकिन हर बार हम एक पैटर्न देख रहे होंगे, जहां पर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है वहां पर हम फ्लोटिंग में जा रहे हैं। तो अब अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे 14 प्लेसेस से भी आगे जाना है, दैट मीन्स आप मुझसे कह रहे हैं कि एक नंबर है 4.1374678 9, 14 प्लेसेस पे लिख लिया। दूसरा नंबर आप कह रहे हैं 1.4.137546789, और 14 प्लेस तक सेम है। तो पाइथन का मानना यह है कि अगर दो फ्लोटिंग नंबर डेसिमल पॉइंट के 14 प्लेसेस तक भी सेम है तो फिर वो सेम ही है, उनमें कोई डिफरेंस रहा नहीं है। तो 14 प्लेस पे भी सेम आ रहा है तो कहाँ अलग है अब, है ना, एक ही मान के चलो उनको। तो इसलिए पाइथन 14 प्लेसेस की बात करता है, बहुत होते हैं 14 प्लेस, कम नहीं होते एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए। फिर भी अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो आगे कुछ ऐसे टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे जिसमें आप एक्यूरेसी लेवल को किसी भी लेवल तक दिखा सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस आप 20 करो, 25 कर लो, 30 कर लो, 50 कर लो, जितने चाहे उतने आप कर सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं। बट जो डिफॉल्ट पाइथन का सोचना है वो यही है कि 14 प्लेसेस तक अगर आप डिसाइड कर पा रहे हैं तो दो नंबर अलग हैं। अगर उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं अभी तो सेम चल रहे हैं और आगे बढ़ो, तो अकॉर्डिंग टू पाइथन फिर वो दो नंबर एक ही हैं, अलग है ही नहीं फिर हमारे। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लोटिंग नंबर का जो एक्यूरेसी लेवल है वो हम डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं। अब और क्या प्रिंट कर सकते हो, हमने कहा अभी क्या क्या सीख लिया, हमने कहा स्ट्रिंग सीख ली, और हमने कहा इंटीजर सीख लिया, और हमने कहा फ्लोट सीख लिया। एक और सीखते हैं, जिसे बोलते हैं बूलियन, बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज क्या होती है, जो दो ही फॉर्म में होती है, यस नो, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। और पाइथन में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो स्पेशल वर्ड बनाए गए, एक है ट्रू, एक है फॉल्स। तो पाइथन में जब भी आपको कोई भी चीज दो स्टेट में दिखानी है तो उसके लिए आपको ट्रू या फॉल्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो ट्रू जब लिखते हैं तो टी कैपिटल बना के लिखेंगे, RUE। तो ट्रू क्या है, एक बुलियन वैल्यू होती है। सर अभी नहीं है, हमने कहा नहीं, अब तो ये स्ट्रिंग हो गया, अब ये स्ट्रिंग है। तो प्रोग्राम में अभी स्ट्रिंग की तरह यूज होगा, ना कि एज बुलियन यूज होगा। एक है ट्रू और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा फॉल्स। तो प्रोग्राम में अगर हम बुलियन वैल्यूज पे काम करना चाहते हैं तो ट्रू और फॉल्स पे काम कर सकते हैं। तो जब आप एंड गेट, नॉर गेट वगैरह कभी पढ़ते होंगे, है ना, तो उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ती है बुलियन वैल्यू, जहां पर दो ही तरह की हमारी स्टेट होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, इनका साइन नकल देखते हैं। ठीक है, जब आप इस पे साइन लगा देते हो तो फाइल 0 के बराबर हो जाता है, और
ट्रू किसके बराबर हो जाएगा फिर, ठीक है। और अगर मैं ये हटा दूं, प्लस लगा दूं, ठीक है, तो फॉल्स साइन के साथ नंबरों की तरह बिहेव करता है, जीरो हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ट्रू प्लस वन, ट्रू माइनस वन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम जनरली बूलियन को बूलियन की तरह यूज करते हैं, उसका साइन लगाकर यूज नहीं करते, क्योंकि साइन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब बताओ, अब आपने प्रिंट से किस किस तरह की वैल्यू प्रिंट करना सीख लिया। हमने कहा स्ट्रिंग को, इंटीजर को, फ्लोट को, और एक अभी लेटेस्ट पढ़ा बूलियन। हमने कहा और, तो फिलहाल तो इतना ही है, और तो खत्म नहीं होगा। जैसे अगर मैं सिर्फ लिखना चाहूँ तो और में लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, एरे हैं, तो फिर तो खत्म ही नहीं होंगे। तो हमने कहा जैसे जैसे आप पाइथन में आगे बढ़ते चले जाओगे, ये नई नई चीजें हमारी ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से फिलहाल हमने ये चार चीजें यहाँ पर अभी पढ़नी सीखी। चलिए, अब ये सारे प्रोग्राम मैंने जो भी आपको कराए हैं, है ना, ये सारे प्रोग्राम मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने अभी आपका क्लासरूम बताया था, वहाँ पर ये सारे प्रोग्राम आपके पास, तो आज तारीख हो गई हमारी, मान लो डेट भी डाल देता हूँ 30 मई, और ये हो गया हमारे बेसिक प्रोग्राम, ऐसे करके मैंने टाइटल बना दिया, ठीक है। और ये जितने प्रोग्राम मैंने अभी बनाए थे, ये सारे प्रोग्राम मैंने आपको अटैच कर दिए। जैसे मैं पोस्ट करूंगा, ये सारे प्रोग्राम आपके पास पहुंच गए होंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट अभी करके देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ पिछले 1.5 घंटे में हम जो जो पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करें, क्या क्या पढ़ा था बताओ, सीक्वेंस में बताओ या किसी भी तरह से बताओ, सिर्फ नाम नाम बता दो क्या क्या पढ़ा था हमने, शुरू से क्या क्या पढ़ा था। 4 बजे जब आए थे, हमने 4 बजे क्लास स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहले क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने बाइट कोड, पीवाईसी फाइल क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने आइडल एडिटर पे कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं वो देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमने स्ट्रिंग के जो 4 तरीके हैं वो सीखे थे, ठीक है। उसके बाद फिर इन 4 तरीकों के साथ स्पेशल कैरेक्टर नहीं सीखे थे, स्लैश टी और स्लैश एन, ऐसे करोगे भी मिल जाओगे, अभी तो घर भी नहीं पहुंचे हैं अपने। उसके बाद उसके बाद क्या पढ़ा था, स्लैश टी स्लैश एन। इसी सीरीज में हमने रॉ स्ट्रिंग पढ़ी थी, रॉ स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। इसी के साथ में रॉ स्ट्रिंग में पढ़ी थी, ठीक है। हाँ, है ना, इसी में हमने एस्केप करेक्टर पढ़ा था, इसी में आ गया। और अभी हमने नंबर्स पे काम करना सीखा था। नंबर फिर एक इंटीजर वाले थे, नंबर एक हमारे फ्लोट वाले थे, और फिर लास्ट में हमने बूलियन पे कैसे काम करते हैं। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट करा वो आप देख लीजिए। अभी हम क्लास में ही हैं, क्लास से गई नहीं, और अभी का पढ़ा हुआ 4 बजे का पढ़ा हुआ 5:30 में याद थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो हम लोग घर पहुंचेंगे तो रात में और बहुत कुछ दिखेगा हमारे लिए, दिमाग में वो भी सब आएगा, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं, फिर हम घर पहुंचते पहुंचते कितना ही याद रह जाएगा। आपने पढ़ा अच्छा है क्लास में, सब समझ में आया है क्लास में, हम यही मान के चल रहे हैं क्लास में सब समझ में आया है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। तो इसी का सॉल्यूशन हमें निकालना है ना। और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करेंगे, जो प्रोग्राम्स मैंने अभी आपको दिए हैं सारे के सारे, इन प्रोग्राम्स को आप खुद घर जाके अपने हाथ से अपने लैपटॉप पर अपने कंप्यूटर पर बनाएंगे। मेरे बनाने से आपको समझ में आ गए, लेकिन आपको आई नहीं है, सिर्फ समझ में आई, ठीक है। और जो समझ में आता है भूल ही जाते हैं हम, आपको पता ही है।
ठीक है। तो अब उसको ज़्यादा समय तक हम रख पाएं, उसका एक तरीका यही है कि सारे प्रोग्राम आप अपने हाथ से अपने लैपटॉप पर जाकर बनाएंगे। अब वहां पर आप कई बार अटकोगे, नहीं आएगा याद कि क्या करा था मैंने यहाँ पर, क्या नहीं करा था, क्योंकि अभी 10 प्रोग्राम हो गए, 12-15 प्रोग्राम हो गए, भले ही एक लाइन के प्रोग्राम है ना। तो हम बीच बीच में भूल जाएंगे कि क्या सिखाया था, किस प्रोग्राम में क्या सिखाया। तो ये सारे प्रोग्राम एज रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अगर कहीं भूलोगे तो इस प्रोग्राम को क्लिक करके देख सकते हो, सिर्फ ये समझने के लिए कि इसमें क्या करा था, अच्छा ये करा था। उसके बाद अपना इसको बंद करके अपने बना के देख लो, इसमें क्या करा था, अच्छा इसमें ये वाली चीज पढ़ाई थी। तो इस तरह से आप इसको एज रेफरेंस यूज कर सकते हैं। आप बनाते समय कोई एरर आती है, तो एरर को सही करने में ये प्रोग्राम्स आपको हेल्प करेंगे। आप इनको देखकर समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा था, और आपने जो बनाया है उसमें कुछ तो गलत होगा जो नहीं चल रहा है। उसके बाद पूरी रिकॉर्डिंग भी अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्लास जब एंड होगी तो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद अगला काम क्या करना, नोट्स बनाना। जो आप तो आज पढ़ाया गया है, जो जो पॉइंट्स आपने सीखे हैं, उनको आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो आपको भाषा आसान लगती है उसमें अपने नोट्स अपना बना सकते हैं। उस पर कोई नंबर नहीं है, वो बस आपको जल्दी रिकॉल करने के लिए, जब आप भूल जाओगे 2 महीने बाद, भूल जाएंगे, हमने कहा भूल जाओ, जब आप भूल जाओगे तो आपको रिकॉल करने में आपको हेल्प है। अपना लिखा हुआ जल्दी समझ में आ जाएगा, दूसरे का लिखा हुआ थोड़ा देर में समझ में आता। ठीक है, चलिए। अब एक छोटा सा मैसेज, मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो अभी कुछ क्लासेस आपकी 2-3 नहीं हो पाएंगी। जैसे अभी वेडनेसडे आपका जो शेड्यूल था वैसे वो था मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे। ठीक है, तो इस वीक में आपकी 2 क्लास हो गई हैं, मंडे ट्यूसडे वाली। वेंसडे और फ्राइडे वाली क्लास नहीं हो पाएगी, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो इन 2 क्लासेस के लिए मैं या तो एक काम करूँगा, आपको वीकेंड सैटरडे संडे पर बुलाऊंगा, है ना। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं, जो हमारा टाइम है उसमें हम 15-15 मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, तो ये 2 क्लास हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास अब होगी वो होगी मंडे के लिए। तो मंडे को हम लोग अवेलेबल होंगे, मतलब मैं तो आ जाऊंगा जल्दी, बट आपका जो टर्न होगा नेक्स्ट क्लास का वो सीधा मंडे को आएगा। तो मंडे को हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पर 4 PM। ठीक है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है या आपको ऑफिस के किसी काम से आना है तो आप आ सकते हैं, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, 9289097287। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज, व्हाट्सअप, कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन किसी तरह की चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट मंडे को। आई गेस वो पड़ेगा 5 जून के आसपास। तो मंडे को मिलेंगे, और 4 बजे टाइम अपना ये रहेगा। और कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा टाइम आपका 15-15 मिनट बढ़ा दिया जाए, ताकि ये बीच में जो आपका थोड़ा नुकसान हुआ है उसको कवर कर लिया जाए। ठीक है, चलिए। मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे भी, ताकि जो लोग आज नहीं आ पाए हैं उनको पता चले।